हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। हम कंटिन्यू करेंगे अपने ज्योग्राफी के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 का ये सवाल। अच्छा, अभी तक जितना भी हमने किया है, एक ही वीडियो भी आपने देखी होगी ज्योग्राफी की, आपने नोटिस किया होगा, ये मैंने वैसे हर वीडियो में बोला है कि कंपार्टमेंटलाइज करके आपको मेंस की तैयारी नहीं करनी है। अब आप ज्योग्राफी में भी देख रहे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का, आज आपको फूड सिक्योरिटी का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब GS1 के अंदर है ज्योग्राफी, लेकिन अगर आप इन सब की बात करो, इन्वायरमेंट, फूड सिक्योरिटी वगैरह, ये सब GS3 के अंदर है। ठीक है, अब जैसे ये सी सरफेस टेम्परेचर राइज पर सवाल है, तो आपको लग सकता है कि दिस इज नॉट डायरेक्टली पर्टेनिंग टू ज्योग्राफी, है ना, इन्वायरमेंट का या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। वी फॉरगॉट डिजास्टर मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन आपको देख, क्लाउड बर्स्ट का मैंने आपको बताया था। तो आपको समझ में आता है कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में अमेलगमेटेड हैं। तो आपको ओवरऑल थीम प्रिपेयर करोगे तो ये मत सोचना कि भाई ज्योग्राफी है तो वी नीड टू स्टिक टू NCERT, जैसे हम प्रीलिम्स में करते हैं कि रॉक्स पढ़ लिया, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया, ये हो गया वो हो गया, बस दैट्स इट, है ना। तो उससे ज्यादा काम नहीं चलेगा। आपको ओवरऑल प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाएंगे प्रॉपरली। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रखिएगा कि पेपर ऐसा ही आएगा कि थीम्स अमेलगमेट होके किसी भी पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। डोंट एक्सपेक्ट अ फुल फ्लेजेड क्लियर बाउंड्री इन GS के क्वेश्चंस। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन देखें 2024 का। व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब आप यहां पर देखो, ये एनवायरमेंट और आई वुड से ज्योग्राफी, ये दो थीम्स का अमेलगमेट करके पूछा हुआ है। सी सरफेस टेम्परेचर राइज आपको पता है, इसका कहीं ना कहीं एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है ना, ये हमने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा था। और अब ये पूछ रहा है कि इसका इंपैक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। प्रीलिम्स में आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पढ़ते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, फिर उसके बाद उसका लैंडफॉल हो जाता है, एक आई होता है, आई वॉल होता है, ये सब आप पढ़ते हो। लेकिन आप देख रहे हैं दो चीजों को यहां पर कनेक्ट करके पूछ लिया। अब देखो इंट्रोडक्शन, सी सरफेस टेम्परेचर क्या क्या प्रिडिक्ट करता है। सी सरफेस टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है जब ओशन की अपर लेयर, जो ऊपर वाली सतह होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट वार्मिंग देखने को मिलती है। और क्यों हो रहा है ऐसा, वही नेचुरल वेरिएबिलिटी तो चलो है ही है, ऊपर से अच्छी सोने पे सुहागा ये है कि हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट भी देख रहे हैं। तो सी सरफेस टेम्परेचर राइज का क्या मतलब है, सी का सरफेस, ओशन की अपर मोस्ट लेयर, ऊपर वाली सतह का जब टेम्परेचर बढ़ता है उसे बोलते हैं सी सरफेस टेम्परेचर। अब सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो क्यों रहा है, देखो, ओशन अब्सॉर्ब करते हैं नियरली 90% ऑफ एक्सेस हीट ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। आपने हीट बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपको ये बात पता होगी कि क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो वो जो आउटगोइंग रेडिएशन है उसको जो है अब्सॉर्ब कर लेती है ना, वो उसके लिए ओपेक है, जिस वजह से सारा का सारा ट्रैप हो जाता है और ओवरऑल अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ती रहती है। अब उसमें से ओशंस जो है नियरली 90%, ओशंस जो है नियरली 90% ऑफ द एक्सेस हीट ट्रैप कर लेते हैं, लीडिंग टू अ स्टेडी इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, जिसकी वजह से ओशन के या सी के जो सरफेस है, अपर वाली सतह है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, सबसे पहले यही बोला था मैंने, इंडियन ओशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है वार्मिंग ट्रेंड ऑफ 1.7 डिग्री सेल्सियस टू 3.8 डिग्री सेल्सियस पर सेंचुरी। मतलब एक सेंचुरी में 1.7 से लेके 3.8 डिग्री सेल्सियस तक का ओशन सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। देन देयर इज रीजनल वेरिएशन, ये तो ऑब्वियसली रहेगा, हर जगह तो इतना इक्वलिटी से राइज नहीं करेगा। इक्वेटोरियल इंडियन ओशन शोड नियर एवरेज टेम्परेचर, अदर एरियाज एग्जिबिट अब एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। कह रहे जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है वहां पर तो सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज के आसपास है, लेकिन बाकी जगह पर सी सरफेस टेम्परेचर एवरेज से ऊपर चल रहा है। और हीट एक्सचेंज, सी सरफेस टेम्परेचर राइज अफेक्ट ओशन एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप यहां पर देखो, ये अगर ओशन है, ठीक है, और ये इसका सरफेस है, ठीक है, और यहां पर एटमॉस्फेयर है ना। अब अगर इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है या फिर जो भी इन दो लेयर्स की इंटरेक्शन हो रही है, इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि यहां पर हीट जो है बढ़ती जा रही है। अफेक्ट करता है ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन, जिसकी वजह से हीट फ्लक्स पे इंफ्लुएंस पड़ता है और इवेपोरेशन रेट्स पे। मैंने बोला ही, जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, जो इवेपोरेशन हो रही है, उसके रेट्स में ऊपर नीचे होगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले, इट इज अ प्री रेक्विजिट फॉर साइक्लोजेनेसिस। मतलब साइक्लोजेनेसिस का क्या मतलब है, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन,
ओरिजिन, मतलब साइक्लोन की ओरिजिन के प्री रेक्विजिट्स पे देखो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ 28 to 29 डिग्री सेल्सियस और हायर क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। मतलब अगर ओशन का या सी का जो सतह का टेम्परेचर है वो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा है, तब जाके साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए वो फेवरेबल है, वो अरेबियन सी हो या फिर वो बे ऑफ बंगाल हो। अब एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो वार्मर वाटर एनहांस हीट एंड मॉइस्चर ट्रांसफर, बिल्कुल वही बात। ओशंस के ऊपर का जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ेगा तो जो गर्म पानी होता है वो इनहैंस कर देता है हीट और मॉइस्चर का ट्रांसफर। वैसे भी आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए आपको लो प्रेशर एरिया चाहिए बीच में, जिसकी वजह से वो जितना पानी गर्म होगा उतना ज्यादा लो प्रेशर जोन बनेगा। फिर है चेंज इन साइक्लोन पैटर्न। साइक्लोन के पैटर्न पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल जो रेशियो है साइक्लोन्स की बिटवीन अरेबियन सी एंड आई वुड से बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, सॉरी, इट इज 4:1। मतलब अगर बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन आते हैं, अरेबियन सी में 1 साइक्लोन आता है। ये भी पूरा जो ट्रेडिशनल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी पूरा चेंज हो रहा है। क्यों, हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी भी उतना ही गर्म हो रहा है। अब अरेबियन सी इंटेंसिफिकेशन, वही बात बोली मैंने। देखो ये अगर आप दिमाग चलाओगे, मैंने नहीं पढ़ा यहाँ पर क्या है, आपको समझनी है बात। अगर वो बोल रहा है कि पहले बे ऑफ बंगाल में 4 और अरेबियन सी में 1 साइक्लोन आता था, 4:1 की रेशियो थी, और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्वेश्चन क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर राइज, इसका मतलब अरेबियन सी भी उतना ही गर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, रिसेंट डेकेड्स ने विटनेस किया है कि अरेबियन सी जो है उसका सी सरफेस टेम्परेचर 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है, जिसका वजह से साइक्लोजेनेसिस, जो साइक्लोन्स की फॉर्मेशन है अरेबियन सी में, वो भी बढ़ रही है। फिर है रैपिड इंटेंसिफिकेशन। कभी कभार जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो रैपिडली इंटेंसिफाई हो जाते हैं सी सरफेस टेम्परेचर राइज की वजह से। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे साइक्लोन एम्फन, ये 2020 में बे ऑफ बंगाल में आया था और ये एकदम से सुपर साइक्लोन बन गया था क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर का राइज 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑब्वियसली उसके लो प्रेशर एरिया को फीड इन करता है वार्म सरफेस टेम्परेचर। अब साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बदलाव आया होगा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा बारिश आएगी, स्ट्रॉन्गर विंड वेलोसिटी, जो हवा है वो और तेजी से चलेगी, और साइक्लोन, ठीक है। अब therefore rising sea surface temperature have emerged as critical factor in shaping tropical cyclones। बेसिकली वही क्वेश्चन जो है कि सी सरफेस टेम्परेचर का जो राइज है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइक्लोन की फॉर्मेशन में, उसके बिहेवियर में, जो हमें ये भी दिखाई, हमें कैसे एविडेंस मिल रहा है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन इवेंट्स इन गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड करेबियन सी। गल्फ ऑफ मेक्सिको और करेबियन सी में भी ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि रैपिड इंटेंसिफिकेशन हो रहा है साइक्लोन्स का, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 2023 का ये सवाल है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। दिस इज अ इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन, जहां पर इन्होंने रिसोर्स पोटेंशियल, जो इंडिया का बड़ा सा कोस्ट लाइन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, प्लीज ट्राई लर्निंग टू ड्रॉ इंडिया का मैप एंड वर्ल्ड का मैप इन 30-40 सेकेंड्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक क्लियर डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको ऊपर खाली नॉर्थ का, खाली साउथ का पूरा बनाना आना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके आंसर्स को इनहैंस करेगा। आपको वेट नहीं करनी है कि मैं बनाऊंगी तो ही आप बनाएंगे, आपको कोशिश करनी है बनाने की। अच्छा, अभी कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज। अब आप देखो हाउ स्मार्ट यूपीएससीज, एक तो इन्होंने लॉन्ग कोस्ट लाइन से अटैच पूछ लिया कि भाई रिसोर्स पोटेंशियल बता दो, ये क्या हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरी तरफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस बता दिए, ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आप देख रहे हैं, और ये पूछा कहाँ है, GS1 में। तो अब आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट तो GS1 में है ही नहीं, तो यूपीएससी ने ये कैसे पूछ लिया। तो इसीलिए आपको वेट नहीं करनी है कि यूपीएससी कब जो है ऐसे करेगी। अब इंडियाज कोस्ट लाइन एक्सटेंडेड अप्रोक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर। अभी जो हाई रेजोल्यूशन वाला 2026 में हुआ है उसके हिसाब से 11,100 किलोमीटर हो चुकी है अब, ठीक है। इट इज द बैकबोन ऑफ नेशंस
ब्लू इकोनॉमी। अब आप देख रहे हैं मैंने इकोनॉमी भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ब्लू इकोनॉमी यानी कि फिशरीज वगैरह की बात आती है। अब नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल की बात करते हैं। जो हमारा लंबा सा कोस्ट लाइन है देश का, उसमें कितना नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल है, कितने सारे, और 15 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। सबसे पहला है डीप सी मिनरल वेल्थ, बिल्कुल सही बात है, EEZ इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने नॉटिकल माइल्स पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कंट्री का। हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर वास्ट डिपॉजिट्स हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के, आपने पढ़ा होगा PMN, एंड क्रस्ट रिच इन कोबाल्ट, निकल एंड मैग्नीज। ठीक है, फिर उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स, हमारे ऑफशोर बेसिन है जहां पर बहुत सारा ऑयल और गैस है, जैसे कि मुंबई हाई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है। फिर उसके बाद बीच सैंड मिनरल्स, आपने मोनोजाइट सैंड के बारे में पढ़ा होगा, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा है इसके ऊपर, मोनोजाइट और इल्मेनाइट दोनों पे पूछा है। मोनोजाइट एंड इल्मेनाइट सैंड्स ऑफ केरला, यूपीएससी ने एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी थी कि इंडिया के पूरे कोस्ट लाइन पे मोनोजाइट सैंड मिलती है, विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। मोनोजाइट एंड इल्मेनाइट सैंड्स ऑफ केरला एंड ओडिशा, जहां पे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको पता होगा ये यूरेनियम से अटैच्ड है। ठीक है, देन देयर इज ऑफशोर रेन्यूएबल एनर्जी। ऑफशोर रेन्यूएबल एनर्जी में आपकी विंड स्पीड हो गई अलोंग द वेस्टर्न एंड द सर्दर्न, जस्ट अ सेकेंड, कोस्ट के ऊपर पोटेंशियल जहां पे 70 गीगावाट तक का आप ऑफशोर विंड एनर्जी, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब तो आपको पता ही है कि हमने एनवायरनमेंट में देखा था कि जो पंचामृत है उसमें हमने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हमने रखा है। ठीक है, फिर फिफ्थ है टाइडल एंड वेव एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में। देन सॉल्ट प्रोडक्शन, ये सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज का पोटेंशियल है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। कोस्टल टोपोग्राफी फेवर करती है, हमारे एक्सटेंसिव सॉल्ट पैन का भी एक ऑप्शन यूपीएससी ने डाला था। सेवेंथ है मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू कार्बन, कोस्टल इकोसिस्टम जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, सी ग्रास हो गया, ये कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं और फिर बायो एक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये सेवेंथ पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एनवायरमेंट का थोड़ा सा डालने की कोशिश की है। एंड कोस्टल टूरिज्म, आपको पता है लोग गोवा केरला के बैक वाटर्स ये सब घूमने जाते हैं। नाइन्थ इज मैंग्रोव्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम, आपको पता है मैंग्रोव इज अ बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, तो ये फिशरीज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, शोर लाइन की प्रोटेक्शन आपको पता होगा, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है वो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, उनकी स्टिल्ट रूट्स होती हैं। स्टिल्ट रूट्स मतलब वो इतनी कस के आपस में पकड़ती हैं एक दूसरे को कि वो एक पोल को भी हिलने नहीं देंगी। तो इसीलिए जब भी आप फ्लड कंट्रोल की बात करते हैं और नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई मैंग्रोव्स को आप रिवाइव करें, सॉरी। तो और सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हुई है, जैसे मिष्टी स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। एग्जाम्पल है सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखो सुंदरवन कहाँ को पड़ता है, वही बे ऑफ बंगाल वाला एरिया जहां से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल, आप समझ रहे हैं व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आयरनी तो नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे कि वो बताना चाह रही है यूपीएससी कि इंडिया की जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है उसका रिसोर्स पोटेंशियल कितना ज्यादा है। वो टूरिज्म हो, वो आपका ये ऑयल और गैस हो, फिर उसके बाद आपका मोनोजाइट सैंड हो, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो, कितना सब कुछ है। लेकिन क्या आपने इस कोस्ट लाइन का जो रिसोर्स पोटेंशियल है जिसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ने वाला है उसको सेफगार्ड करने के लिए फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है खुद को? अगर नहीं किया हुआ तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। वो इकोनॉमिकल डिजास्टर भी साबित हो सकता है क्योंकि आपने पूरी कोस्ट लाइन की वल्नरेबिलिटी को ढंग से नापा ही नहीं, ना ढंग से उसको प्रिपेयर किया। इसीलिए यूपीएससी ने ये दो चीजें अमेलगमेट करके पूछी हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस। सबसे पहला है एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। कभी भी नेचुरल डिजास्टर आता है सबसे पहला होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। आईएमडी है लेटेस्ट मॉडल इन 2026 प्रोवाइड हाइपर लोकल साइक्लोन अलर्ट विद द लीड टाइम ऑफ 5 to 7 days, 5 से 7 दिन पहले ही बता देता है साइक्लोन आने वाला है। दूसरा है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एट इनकॉइस प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट। ठीक है, जैसे ओवर 100 कोस्टल विलेजेस इन ओडिशा हैव नाउ अचीव्ड यूनेस्को सुनामी रेडी सर्टिफिकेट। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि जो हमारे ओडिशा के अंदर 100 कोस्टल विलेजेस हैं उनको यूनेस्को से सुनामी रेडी सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो उनकी सुनामी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है। देन देयर इज बायोशील्ड प्रोटेक्शन, एज यूजुअल मैंने बता दिया आपको मैंग्रोव्स। एग्जांपल है मिष्टी स्कीम जिसने 3000 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव्स को
रीस्टोर करने में मदद किया है। कभी भी फ्लड का क्वेश्चन आए बिल्कुल मैंग्रोव्स के बारे में जरूर लिखें। फोर्थ है हजार्ड लाइन डिमार्केशन। सर्वे ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेट किया है, हजार्ड लाइन को अपडेट किया है। फिर कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स फॉर ऑल मैरिटाइम स्टेट्स। अच्छा, अभी कोस्टल रेगुलेशन जोन भी आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि CRZ के जो रूल्स हैं कि आप कितना कहाँ पर कैसी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कोस्टल एरियाज में। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हमारी हजार्ड लाइन है उसको अपडेट कर दिया कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के साथ, ताकि हम सारे मैरिटाइम स्टेट्स में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए अकॉर्डिंग टू हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, है ना, जहां पर हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, उसके अकॉर्डिंग। देन देयर इज साइक्लोन रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमने दुनिया भर का कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब साइन कर रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स बनाए ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में। अब चैलेंजेस क्या है हमारे लिए? नियरली 33% ऑफ इंडियाज कोस्टलाइन इज एक्सपीरियंसिंग इरोजन। हमारे आपने याद अगर आपको होगा, एनवायरमेंट में एक PYQ है मेंस का जहां पे कोस्टल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके पढ़ लेना। इसीलिए मेंस के PYQs को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन उतना दिमाग क्या आप लगा पाएंगे कि GS3 में एनवायरमेंट में कोस्टल इरोजन पढ़कर आप ये सोच सके कि ज्योग्राफी में सवाल आ सकता है? वो अब आपको वो डेवलप करनी है, वो स्किल, एनालिटिकल स्किल। वो नहीं करेंगे तो PYQ सिर्फ आपके लिए इतना रह जाएगा कि ये सवाल आया था, इसका ऐसा आंसर लिखना है। उससे ज्यादा आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रिडिक्ट करने आगे के क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू क्या करंट में चल रहा है और क्या पूछ लिया गया है, वो तभी हो पाएगा जब एनालिटिकल स्किल डेवलप करेंगे अच्छी। अभी सी लेवल राइज हुआ, एग्जांपल मुंबई, पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन। देयरफॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज की टू इंश्योर इंक्लूसिव कोस्टल डेवलपमेंट। वही कोस्टल डेवलपमेंट कह लो या ब्लू इकोनॉमी कह लो, इसके लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुकेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स पोटेंशियल को बचाना, और अच्छा नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी को अवेयर करना, वो आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करो, कुछ भी करो, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसमें आप प्रिपेयर्डनेस बोलो या कुछ भी बोलो, तभी आप इंक्लूसिव कोस्टल डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 2023 का ये सवाल देखो। अब वैरायटी देखो ज्योग्राफी के सवालों में, अगर आप देख पाओगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ उन्होंने पहले फिजिकल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का पूछा, फिर उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछा। अब आप यहाँ पे देखना वेजिटेशन और एनवायरनमेंट, यहाँ पे इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछ लिया है। तो अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इज अ अमैलगमेशन, आई वुड से इंडियन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये है इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का अमैलगमेशन। देखो, अभी आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। कह रहे एक तो भाई आइडेंटिफाई करके बताओ ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है वेजिटेशन को। आपने इंडिया, ये जो आपकी 12th की क्लास 12th की जो NCERT इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें पूरा चैप्टर दे रखा है वेजिटेशन का, विच आई पर्सनली कंसिडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। नॉट ओनली लर्निंग की टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट्स क्या है, बट लर्निंग देयर एग्जाम्पल्स एज वेल, बिकॉज यूपीएससी हैव आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम्स। इतनी बार यूपीएससी उन एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछ चुकी है, आपको खुद भी नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत बार आप जाके देखेंगे कि सेमुल और सिल्क कॉटन ट्री वही हैं, लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो सीधा रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, कभी इतनी जहमत नहीं उठाते हैं कि जाके नेट पे सर्च कर लें कि इसका कोई और नाम तो नहीं है, फिर ये कैसा दिखता है या इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे वेजिटेशन वाले चैप्टर में बहुत जगह ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसकी पहली बार वुडन सैटेलाइट बनी है। अब आप जाके सर्च करिएगा इसके बारे में, इसीलिए बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़िए। तो एक तो ये बताना है, और दूसरा है असेस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। हमें जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रेन फॉरेस्ट में है उसका हमें सिग्निफिकेंस बताना है। A very beautiful question drawn by UPSC. देखो, India's natural vegetation is marked by rich biodiversity ranging from alpine meadows of Himalayas to tropical rainforest of Western Ghats and Andaman. हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की जो वेजिटेशन है वो इतनी बायोडाइवर्सिटी रिच है कि हमें मीडोज, अल्पाइंस देखने को मिलते हैं हिमालयस के अपर वाले पार्ट में, कोल्ड डेजर्ट तक देखने को मिलता है हमें, है ना। फिर उसके बाद नीचे तक आते आते देखो रेन फॉरेस्ट हमें वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान में, थॉर्न्स, स्क्रब्स, फिर उसके बाद मॉइस्ट
डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, कितना कुछ हमारे को देखने को मिलता है। फैक्टर्स देखो क्या क्या कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें वेजिटेशन में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहला है क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्लाइमेटिक वेरिएशन में टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह लगा लो। टेम्परेचर देखो हमारे यहाँ पे मैंने बोला ना कोल्ड डेजर्ट, सब जीरो लेवल से लद्दाख के 40-45 डिग्री सेल्सियस सेंट्रल इंडिया में। रेनफॉल देखो 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल राजस्थान में और 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल मॉइसनराम और अब महाबलेश्वर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इतनी रेनफॉल में डिफरेंस, इसकी वजह से इतनी डाइवर्सिटी है। एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न घाट्स में जहाँ से 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आती है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन बना हुआ है, और जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है राजस्थान में वहां पे थॉर्न फॉरेस्ट बना हुआ है। टोपोग्राफी की बात करें तो एल्टीट्यूड एंड स्लोप, ये टेम्परेचर और मॉइस्चर रिटेंशन, बिल्कुल सही बात है। आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर घटता रहेगा। एग्जाम्पल वही हिमालयाज जो 3000 मीटर से ज्यादा हाइट है वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन है, लोअर स्लोप पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, सॉइल की बात करें तो डिफरेंट सॉइल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन सपोर्ट करती हैं, ये हमें बिल्कुल पता है। जैसे ब्लैक सॉइल है डेक्कन एरिया में, वो स्क्रब एंड ग्रासलैंड्स। एलुवियल सॉइल है गैंगेटिक प्लेन्स में, वहां पे डेसिडुअस। लैटिट्यूड्स का भी बिल्कुल फर्क पड़ता है कि जो ट्रॉपिकल पोजिशन है, आपको पता है इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से गुजरता है। ट्रॉपिकल पोजिशन है जो इंडिया की वो वेरी करती है फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स मतलब कौन से टाइम पीरियड्स पे कितने टाइम पीरियड के लिए, फोटो का यहाँ पर मतलब क्या है, सनलाइट, कितनी सनलाइट धरती पर पड़ती है। स्पेसिफिकली इंडियन और इंडिया के एरिया की बात कर रहे हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ, ऑब्वियसली जितनी देर धूप पड़ेगी उतना क्लोरोफिल, उतना ही फोटोसिंथेसिस, तो उतना ही प्लांट ग्रोथ और लीफ फॉल उससे इन्फ्लुएंस होता है। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जहां पे एनवायरनमेंट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट रीजन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है। सबसे पहले है, कोई भी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी पहली इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमारे यहाँ पे केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एंड देन देयर इज नामधापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनके अंदर बहुत सारी एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वेरी वेरी फेमस। एग्जाम्पल है आपका लाइन टेल्ड मकाओ जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मिलता है, द फ्लाइंग स्क्विरल जो कि नामधापा में मिलता है। फ्लाइंग स्क्विरल हुलॉक गिब्बन लिखा हुआ है, ये भी नामधापा में मिलता है। अनदर एक और जगह है दैट इज हुलांगपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सेकंड है क्लाइमेट रेगुलेशन। रेन फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक की तरह कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो क्लाइमेट जो है वो मेंटेन रहता है और मॉनसून पैटर्न रेगुलेट होता रहता है। हमारे यहाँ पे मॉनसून पैटर्न की रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मॉनसून हिला तो पूरा एग्रीकल्चर हिलेगा, एग्रीकल्चर हिला तो फूड सिक्योरिटी हिलेगी। वैसा वैसा ही सवाल आज आपको मैं दिखाऊंगी जो यूपीएससी पूछ चुकी है। तीसरा है वाटर साइकिल एंड सॉइल कंजर्वेशन। डेंस फॉरेस्ट कवर जो है सेंचुरीज का, वो आपको वाटर इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी बड़ी दिक्कत है हमें, और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। बिल्कुल, जितने पेड़ पौधे होंगे और रेन फॉरेस्ट का तो आपको पता ही है, उतनी ज्यादा रूट्स जो है सॉइल को पकड़ के रखेंगी, उतना ज्यादा सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। अगला है लाइवलीहुड एंड सस्टेनेंस। फॉरेस्ट जो है वो होम है टू द इंडिजिनियस कम्युनिटीज, मतलब अब बहुत सारे ट्राइबल्स, जैसे कि ट्राइबल्स जो है आपने पढ़ा होगा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका वैक्स हो गया, हनी हो गया। एग्जाम्पल कोरागाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देन देयर इज कल्चरल एंड इंडिजिनियस वैल्यू। एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा नॉट ओनली द इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्राइबल्स या फिर जो इंडिजिनियस पीपल हैं दोज आर कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ कल्चर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रूव्स हो गया। एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रूव्स के बहुत सारे नाम है रीजनली। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लिखा है केरला का कावूस। Therefore, India's natural vegetation is a result of complex interaction between nature and climate. कि इंडिया का जो vegetation है वो एक complex interaction है climate का और आपके nature का। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल देखो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई वुड से दिस इज अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रीजनल लेवल पर चली गई यूपीएससी। अभी 2023 का सवाल है, व्हाई इज साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पुरवैया? ठीक है, इन भोजपुर रीजन, हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल एथोस ऑफ रीजन? अब आप देखो क्या, व्हाट ब्यूटिफुल क्वेश्चन बट अ डिफिकल्ट वन, बिकॉज थोड़ा रीजनल पूछा है। अच्छा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपने साइड में मॉनसून वाले चैप्टर में, क्लाइमेट वाले चैप्टर में आपको साइड में एक बॉक्स दिखा होगा जहां पर सीजनल विंड्स, लू हो गया, मैंगो शावर्स हो गए, ये हो गया, ये सबके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अब उस पर फुल फ्लेजेड मेंस का क्वेश्चन पूछना, इसका मतलब आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक इसने पूछा है कि ऐसा क्यों है कि जो बिहार का भोजपुर रीजन है वहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून को
पुरवैया बोलते हैं, ठीक है। और कैसे ये जो डायरेक्शनल सीजनल विंड है इसने वहां के कल्चरल एथोस पे क्या इंपैक्ट डाला है, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून दो वेस्टर्ली इन ओरिजिन, आपको पता होगा वो वेस्ट से आता है लेकिन जैसे वो बे ऑफ बंगाल क्रॉस करता है वो साउथ वेस्ट बन जाता है, इज लोकली रेफर टू एज पुरवैया, वो ईस्टर्ली बन जाता है क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज डिफ्लेक्ट होता है इन भोजपुर रीजन ऑफ बिहार एंड ईस्टर्न यूपी विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल परसेप्शन शेप बाय ज्योग्राफी एंड विंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, आप देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वेस्टर्ली होता है, एक मिनट, आई होप आपको क्लियरली दिखे, यहां से ऐसे विंड आती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये क्रॉस करती हैं ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये क्या बन गया साउथ वेस्ट, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये ऐसे से करके जाती हैं और फिर यहाँ पे अर्कन हिल्स है, फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट होके ये देखो ये इस डायरेक्शन में आती है, ये ईस्टर्ली बन जाती है, इसीलिए इसे पुरवैया या फिर ईस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में पुरवैया बन जाएगा, पूर्व से आने वाली हवाएं मतलब पुरवैया, ठीक है। और बिहारी लैंग्वेज है भोजपुरी, इसीलिए ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आया, ये वेस्ट से ही आ रहा है डिफ्लेक्ट होके साउथ वेस्ट बन के और फिर वहां ईस्टर्ली बन जाता है ये। अभी आगे देखो, इसमें इसी को एक्सप्लेन करना था, रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। देखो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आफ्टर डिफ्लेक्टिंग अराउंड वही बे ऑफ बंगाल मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड इनटू मिडिल गंगा प्लेन्स, ये दूसरी मिडिल गंगा प्लेन्स की तरफ चला जाता है। भोजपुर में ये विंड्स एज एन ईस्ट डायरेक्शन से, वहां तो ऐसा लग रहा है ना कि ये यहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है ना, अगर हम ये नीचे वाला पार्ट ना देखें तो ऐसा लग रहा है ये यहाँ से आ रहा है, and are locally perceived as पुरवैया। Geographic orientation देखो, भोजपुर lies in east of विंध्यास and west of बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये आपका अगर हम बिहार देखें भोजपुर, ये वेस्ट है और यहाँ पे विंध्यास और सतपुरा से ये इसका ईस्ट है, ठीक है। तो ज्योग्राफिक ओरिएंटेशन ऐसी है। फिर उसके बाद ओरल ट्रेडिशन एंड लिंग्विस्टिक कस्टम के भोजपुरीज जो हैं वो कार्डिनल डायरेक्शन विंड की, मतलब विंड जो हवा है वो किस डायरेक्शन से आ रही है उसको यूज करते हैं विंड्स का नाम रखने के लिए। इसकी वजह से आपको, और वो फोकलोर सॉन्ग्स, उनके जो गाने हैं, कल्चरल म्यूजिक है, इडियम्स है, वो वहां पर भी वो यूज करते हैं। अब अगर इसका कल्चरल एथोस पे इम्पैक्ट देखें, बहुत सारे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे जब पुरवैया चलती है साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, खारिफ क्रॉप्स की सोइंग होती है और बहुत सारे फेस्टिवल्स जैसे कि असद हो गया, सावन हो गया, वो सेलिब्रेट करे जाता है। अभी वो यही वाला सावन ही चल रहा है। देन देयर इज फोक सॉन्ग एंड म्यूजिक, कजरी एंड बिरहा, ये पर्सोनिफाई करता है पुरवैया एज अ मैसेंजर ऑफ लॉन्गिंग एंड फर्टिलिटी। बिरहा का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है, एंड कजरी यहाँ पे लव, सेपरेशन, फर्टिलिटी और लॉन्गिंग का मैसेंजर। फोकलोर म्यूजिक के अंदर आपको पुरवैया का इंपैक्ट दिखता है कि हवा चली तो यू मिस समवन, दैट इज द वे दे आर राइटिंग दीज म्यूजिक। तीसरा है रिलीजियस सिग्निफिकेंस, छठ पूजा बहुत फेमस है, ठीक है, पोस्ट मॉनसून की जाती है, सेलिब्रेट करते हैं हम सन एंड वाटर। आपने देखा होगा, आई वुड से द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे टू वर्शिप नेचर इज छठ पूजा, बिकॉज आपने देखा होगा वो रिवर के अंदर खड़े होते हैं, है ना, काफी चीजें लेकर। फोर्थ है आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल होम्स इन रीजन, यहाँ पर आर्किटेक्चर पे भी इम्पैक्ट है। जो पुराने घर भोजपुर में बने हुए हैं इनमें बहुत बड़े बड़े वेरांडाज हैं, स्लोपिंग रूफ है कि हवा चलती है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती है पॉन्ड्स के अंदर, आहार्स एंड पाइनीज बोलते हैं। Therefore, the term पुरवैया reflects how geographical phenomena are internalized and named culturally. इसीलिए हमें ये समझ में आता है पुरवैया नाम से कि कैसे जो ये geographical phenomena, ये तो geographical phenomena है ना साउथ वेस्ट मानसून का, जब ये उड़कर आती है भोजपुर में तो ऐसा लगती है कि ईस्टर्ली उड़ रही है, लेकिन वो कितना इंटरनलाइज्ड है हमारे यहाँ पर। अभी भी आप देखो, जैसे बारिश का मौसम होता है हम उसको सावन बोल देते हैं, हमने उसको रिलीजियसली किससे कनेक्ट कर रखा है, लॉर्ड शिव से। तो कैसे जब हम geographical phenomena को इंटरनलाइज करके वो कल्चर में रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसी का ही एक एग्जांपल पुरवैया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी वन आई वुड से, अगर आपके पास अच्छे एग्जांपल्स और डेटा हैं। 2023 का आप देखो कितने सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब ये इन्वायरमेंट और फूड सिक्योरिटी का सवाल ज्यादा लग रहा है, लेकिन जीएस1 में पूछा तो ज्योग्राफी है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2025 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ओवर 295 मिलियन पीपल फेस्ड एक्यूट हंगर लास्ट ईयर, विद क्लाइमेट एक्सट्रीम बीइंग अ प्राइमरी ड्राइवर। आपको पता है क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स की जो आई वुड से
इंटेंसिटी है और जो रेपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? सॉइल की फर्टिलिटी की बात कर लो, बेमौसम बरसात की बात कर लो या फिर गर्मी की बात कर लो, अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, इन सब का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे पड़ता है, क्योंकि क्रॉप्स या जो भी आप फूड क्रॉप्स जिसके ऊपर आप फूड के पर्पज से डिपेंडेंट हो, उनका तो टाइप ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, मॉइस्चर फिक्स्ड है। अब अगर क्लाइमेट हिलेगा थोड़ा सा तो फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ये फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 295 मिलियन पीपल फेस्ड एक्यूट भुखमरी, हंगर लास्ट ईयर। और इसमें प्राइमरी ड्राइवर क्या है? क्लाइमेट। इसी वजह से ये सवाल पूछा है। क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है? देखो, सबसे पहले तो क्रॉप यील्ड डिक्लाइन। जो क्रॉप यील्ड का मतलब प्रोड्यूस जो है क्रॉप का, उसमें डिक्लाइन है। एग्जाम्पल, राइस एंड व्हीट यील्ड्स इन साउथ एशिया में डिक्लाइन बाय 10 to 20% बाय 2050। मतलब वही जो आप चावल, व्हीट चावल ये करते रहते हैं, ठीक है, गेहूं और चावल के पीछे, ये साउथ एशिया में 10 से 20% की इसकी प्रोड्यूस घटेगी 2050 तक ड्यू टू वार्मिंग। फिर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स अफेक्ट रेन फेड एग्रीकल्चर। वही मैंने बोला, या तो ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, कम बारिश, ये सब कुछ। ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी, जो सूखा पड़ता है, फमाइन पड़ता है, उसमें फ्रीक्वेंसी में बढ़त है, जिसकी वजह से जो रेन फेड एग्रीकल्चर है, जिसको पानी चाहिए ही चाहिए, उसमें भी इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता होगा, यहाँ पर रिपीटेड क्रॉप फेलियर्स देखने को मिलता है, इसीलिए वो वाले एरियाज में फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पायरेसी वगैरह जो वहाँ पे इंटरनल इश्यूज हैं वो तो है ही है, सोमालिया वगैरह वाले रीजन में, जिबूती वाले में, लेकिन ये वाला जो है ये भी एक इस वहाँ पर इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। तीसरा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जब बहुत एक्सट्रीम फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, इसकी वजह से क्रॉप्स डैमेज होती हैं, एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वेयर हाउसेज वगैरह बनाए हुए हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। एग्जाम्पल, फ्लड्स ने पैडी फील्ड्स डैमेज कर दी थी बांग्लादेश में। हीट स्ट्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार, जिस हिसाब से गर्मी पड़ी आप देख सकते हैं, हीट स्ट्रेस क्रॉप्स में पड़ता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होता है, क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होती है। एग्जाम्पल, मेज यील्ड। मेज इज मक्का। मेज जो है आपको पता है वो अफ्रीका एंड अमेरिका, अमेरिका इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर फॉर मेज। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि मेज की जो प्रोड्यूस है वो डिक्लाइन होगी 24% से बाय 2030। फिशरीज में डिक्लाइन। अब ये देखो, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो कोरल रीफ्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है। रीफ्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम हिलेगा, फिशरीज भी हिलेंगी। तो ट्रॉपिकल रीफ बेस्ड फिशरीज इंडोनेशिया, फिलीपींस में 20% डिक्लाइन है, और अभी तो वैसे भी मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट चल रहा है। देन देयर इज स्प्रेड ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड डिजीजेस। बीच में लोकस्ट अटैक बहुत न्यूज में था, इंडिया पाकिस्तान वाले एरियाज में भी देखा गया था, स्वॉर्म अटैक, ठीक है। वार्मर क्लाइमेट जो है वो फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जितनी गर्मी, जितना मॉइस्चर, उतना ज्यादा पेस्ट आउटब्रेक होने वाला है। 2025-26 में ये लोकस्ट अटैक देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड साउथ एशिया, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वगैरह थे। फिर उसके बाद रिड्यूस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है उसमें क्रॉप्स में वो रिड्यूस होते जाएगा, जैसे प्रोटीन का डिक्लाइन हो सकता है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसको मसले को हल कैसे करें? पहले तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाओ। जैसा जो सा ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर जैसी बारिश, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी है, वैसा ही क्रॉप वहां उगाएं। ऐसा पागलपन ना करें कि चावल वाटर इंटेंसिव है, बुंदेलखंड उगाने चले जाएं आप, ठीक है, ये वाली चीज नहीं करनी है। अच्छा, अभी देखो, बुंदेलखंड रीजन में पानी लाने के लिए न्यूज में क्या चल रहा है? केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से चिता प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, क्योंकि अपेरेंटली इफ बोथ ऑफ दीज रिवर्स विल बी इंटरलिंक्ड, यस द वाटर डेफिसिट एरिया ऑफ बुंदेलखंड रीजन विल गेट वाटर, बट जब भी दो रिवर्स को इंटरलिंक किया जाता है, जो उसका बीच वाला एरिया होता है वो सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है। अपेरेंटली 21 विलेजेस जो हैं वो डूब जाएंगे, और एक नेशनल पार्क भी डूब जाएगा, जिसकी वजह से वहां का जो ट्राइबल पीपल है, इंडिजिनस पीपल है, दे आर डूइंग अ चिता प्रोटेस्ट, कि अगर आप कर रहे हैं तो आप प्लीज सही से रिहैबिलिटेट कीजिए और सही से उसका कॉम्पनसेशन दीजिए, जो सरकार नहीं कर रही है। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर भी आप मिलेट्स का एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, ड्रॉट वाले एरियाज में भी उग जाता है, मोटा अनाज बेसिकली।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, मोनोकल्चर से आगे बढ़ना पड़ेगा, वीट राइस करते रहते हैं आप, एग्जाम्पल मिलेट्स। अच्छा, इसका जो है आगे इकोनॉमी से कनेक्टेड है। सरकार जिस जिस क्रॉप पे एमएसपी देती है फार्मर्स को, वही जैसे जिस पे एमएसपी मिलेगी, जिस पे सब्सिडी मिलेगा, फार्मर्स को प्रोत्साहन या मोटिवेशन उन्हीं क्रॉप्स को उगाने का मिलता है। तो आपको एमएसपी भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एमएसपी को लीगल राइट बनाना है कि नहीं बनाना, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग, बिकॉज अभी प्रेजेंटली एमएसपी इज नॉट अ लीगल राइट। मतलब फार्मर्स कैन नॉट क्लेम एमएसपी फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो एज आई वुड से अ प्रोटेक्शन स्कीम के तौर पे एमएसपी सरकार फार्मर्स को देती है। उस पर एक अलग डिबेट है कि उसको लीगल बनाना है कि नहीं बनाना, लीगल क्लेम, वो अलग बात है। लेकिन आपको एमएसपी डाइवर्सिफाई तो करनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हैं कि फार्मर्स दूसरे क्रॉप्स भी उगाएं, मोनोकल्चर से आगे बढ़े। एमएसपी डाइवर्सिफाई करने की बहुत जरूरत है, ये आगे इकोनॉमी से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हीट टॉलरेंट वेराइटीज की तरफ जाएं, जैसे एक स्कूबा राइस है, ये फ्लड टॉलरेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स की आपको प्रमोट करनी चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स पे यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ चुकी है प्रीलिम्स में। देयरफॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज आर फ्रंट लाइन स्टेट्स इन वॉर अगेंस्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड हंगर। जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से भुखमरी या फिर हंगर इंड्यूस हो रहा है, उसमें ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, क्योंकि वो उनका जो टेम्परेचर वेदर है वो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। और इसीलिए आपको रेडिकल शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चर। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चर क्या, जो जहां पे ना आप वाटर टेबल कंसिडर कर रहे हैं, ना आप सॉइल की फर्टिलिटी देख रहे हैं, और ना आप टेम्परेचर देख रहे हैं, आप लगे हुए हैं फर्टिलाइजर डाल के अपनी डिमांड और अपना पैसा पूरा करने में। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चर से रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको हैप्पी पूसा डिकम्पोजर्स चाहिए, आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन करनी है, आपको मिलेट उगाने हैं, आपको दूसरे सिस्टम्स की तरफ जाना है। ये आपको अच्छा खासा सोचना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ स्कीम से नहीं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स सरकार को लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेन हार्डकोर क्वेश्चन ज्योग्राफी का 2022 का, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रेजेंट एरा में, प्रेजेंट टाइम में वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। आपको पता है यूएस ईरान का और इजराइल का से जितना भी पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके कितनी बात चली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर पेट्रोलियम को लेके कितना ज्यादा प्राइसेस अप डाउन, पूरी इकोनॉमीज हिल गई हैं। तो आपको समझ में आता है जितने भी स्ट्रेट्स हैं और इस्थमस हैं वो ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं। वो आप मलक्का स्ट्रेट की बात कर लो, स्विस कनाल की बात कर ले, बाबल मंदेब है, पनामा कनाल है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट एरियाज। यही ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इनका क्या सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल ऑब्वियसली चाहिए यहाँ पर। अब स्ट्रेट और इस्थमस की डेफिनेशन दे दी गई है। स्ट्रेट क्या है, एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जॉइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने में जब एक छोटी सी नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होती है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। वाइल इस्थमस क्या है, एक नैरो नेक ऑफ लैंड। यहाँ पर याद रखना है स्ट्रेट क्या है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, ओशन हो गया, सी हो गया। लेकिन इस्थमस क्या है, नैरो नेक ऑफ लैंड है ये, जो कि दो लार्ज लैंड मासेस को जोड़ता है। बोथ ऑक्यूपाई स्ट्रेटेजिक पिंच पॉइंट्स ऑन वर्ल्ड ट्रेड रूट। पिंच पॉइंट्स बोल लो, चोक पॉइंट्स बोल लो, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा आई वुड से वर्ल्ड मैप बनाया, पूरा नहीं बनाया है, टू शो सर्टेन एग्जाम्पल्स। आप चाहें थोड़ा छोटा करके इसको पूरे को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैनामा इस्थमस है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, ये स्विस इस्थमस है, बाबल मंदेब है। इंडिया वाले इधर वाली जोन में आ जाएंगे तो आप इधर इंडोनेशिया और इधर वाली जगह पर आप मलक्का वाला भी दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे यूरोप में बॉस्फोरस स्ट्रेट दिखा सकते हैं, ब्लैक सी के पास बहुत सारे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखो, अब सबसे पहले है कि ये स्ट्रेट्स और इस्थमस फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल शिपिंग। स्ट्रेट आपको पता है पानी का वो है, स्ट्रेच है, तो वो नेचुरल मैरीटाइम शॉर्टकट दे देता है। अब एक ओशन से दूसरे ओशन तक जाने के लिए अगर बीच में नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है तो उससे क्या होगा, आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा। तो नेचुरली मैरीटाइम शॉर्टकट आपको दे दिया है नेचर ने, जिससे ट्रैवल डिस्टेंस कम हो जाएगा, नहीं तो घूम के जाना पड़ता है आपको। एग्जाम्पल है मलक्का स्ट्रेट, जो कि फास्टर ट्रेड इंश्योर करता है बिटवीन ईस्ट एशिया एंड यूरोप।
ठीक है, मलक्का स्ट्रेट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, इसी के ऊपर वो चाइना और इसका पूरा इशू चलता है। सेकंड है आर्टिफिशियल कनाल्स थ्रू इस्थमस, रिड्यूस द नीड फॉर लॉन्ग टाइम मैरीटाइम डिटूर। ठीक है, आर्टिफिशियल कनाल्स जो बनी हुई है इस्थमस के अंदर, इसकी वजह से हमारा जो पूरा लंबा वाला रास्ता मैरीटाइम डिटूर वो बच जाता है। एग्जाम्पल पनामा कनाल है, वो शिप्स को 8,000 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस बचाती है। तीसरा है रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड टाइम, ऑब्वियसली छोटे रूट्स अगर अवेलेबल हैं इससे फ्यूल कंजम्पशन घटेगा, ड्यूरेशन, हमारा टाइम बचेगा, शिपिंग कॉस्ट्स कटेंगी। एग्जांपल है स्विस कनाल, ये जो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है वहां तक जाने के इस स्विस कनाल हमें लंबी ट्रिप से बचाता है। फिर है स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, वही स्ट्रेट्स के ऊपर जिसका कब्जा, जिसके ऊपर कनाल्स का कब्जा, वो इकोनॉमीज पूरे ग्लोबल ट्रेड को हिला सकता है। इसीलिए ईरान जो है वो अपना लेवरेज रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। एग्जाम्पल भी वही दिया है मैंने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पोटेंशियल ब्लॉकेड जो है 20% से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे इफेक्ट डालेगा। फिर है सपोर्टिंग पोर्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल है, इनकरेज करता है पोर्ट्स की ग्रोथ, लॉजिस्टिक्स हब्स बनते हैं, मैरीटाइम इंडस्ट्री सेटअप होती है। एग्जांपल पोर्ट सायद है स्विस कनाल पे। देन देयर इज टूरिज्म एनकरेज होता है, कभी कभार क्रूज शिपिंग, छोटी छोटी क्रूज शिप्स चलती हैं जो टूरिज्म घूमने आता है, कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट यूरोप में। ठीक है, देन देयर इज फैसिलिटेटिंग रीजनल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर छोटे छोटे कनेक्टिविटी रूट्स हैं, इससे क्या होगा, रीजनल जो कनेक्टिविटी है वो भी आपकी फैसिलिटेट हो जाएगी, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी आप अच्छे खासे साइन कर सकते हैं। स्विस कनाल ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया में जो है ट्रेड प्रमोट किया है। देयरफॉर स्ट्रेट एंड इस्थमसेस बाय कंप्रेसिंग डिस्टेंस एंड टाइम, स्ट्रेट और इस्थमस क्या कर रहे हैं, किस चीज को, डिस्टेंस और टाइम दोनों को कंप्रेस कर रहे हैं। इससे दे आर पिविटल टू कॉस्ट मैनेजमेंट, स्पीड, सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे इसकी सस्टेनेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड की बनी रहती है। मूविंग ऑन, चले आज के लिए इतना ही करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। एक और क्लास के अंदर ज्योग्राफी जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।